हेलो बच्चों, तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूं एक टॉपिक, एनर्जी। तो एनर्जी होता क्या है? जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूरा एनर्जेटिक हूं, आप लोग पढ़ने के लिए पूरा एनर्जेटिक हैं, यही तो है एनर्जी। उसी तरीके से ये जो बालक है ये खेलने के लिए पूरा एनर्जेटिक है, और जब वो खेल लेगा तो थोड़ी देर बाद उसका एनर्जी क्या होगा? डाउन हो जाएगा, तो फिर उसको खेलने का मन नहीं करेगा। तो यही तो होता है एनर्जी। दैट मीन्स वॉट एवर वी डू, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए अपने को एनर्जी चाहिए। मतलब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब एनर्जी होता है तभी हम लोग काम कर पाते हैं। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो काम करने का जो कैपेबिलिटी होता है वही एनर्जी कहलाता है। तो देखिए हम जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी से घिरे हुए हैं। जैसे मैं लाइट के नीचे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और ये साउंड से जो आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा है ये साउंड एनर्जी है। लाइट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, फिर आपका जियो थर्मल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो हम लोग के आसपास वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन हम लोग जो पार्टिकुलरली मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अभी हम लोग इसको समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो किसी भी बॉडी के पोजीशन की वजह से, या उसके साइज की वजह से, या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी वो पोज करता है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना है अपने को, दुनिया में हम किसी भी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो उस बॉडी में एज अ एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, और उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो दुनिया में कितने नेचुरल फोर्स हैं? दुनिया में 4 नेचुरल फोर्स हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहां पे देखिए, जब ये इंसान स्ट्रेच करेगा, उसके अपने बो के जो अपना बो का जो रबड़ है, जब उसे वो स्ट्रेच करेगा तो वो जब स्ट्रेच कर रहा होगा तो जो उसका इलास्टिक है उस रबड़ का, वो उसको रेजिस्ट कर रहा होगा कि नहीं हमको स्ट्रेच मत करो, लेकिन फिर भी वो उसके अगेंस्ट स्ट्रेच कर रहा है। तो यहाँ पे इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट क्या किया जा रहा है? वर्क डन किया जा रहा है। तो वही जो इस रबड़ में वो जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम किसी भी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो हम लोग उस बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं, या हम उस बॉडी का साइज चेंज करते हैं, या हम उस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, और वही जो उस बॉडी में स्टोर्ड होता है वही तो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो energy possessed by the body due to the virtue of its position, size और configuration is called potential energy। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो potential energy बेसिकली होता है क्या है? potential energy होता है माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट एनी नेचुरल फोर्स। तो यहाँ पे किसके अगेंस्ट हम लोग वर्क डन करेंगे? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उस केस में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो जैसे मान ले रहे हैं कि इस बॉडी का मास m है, तो इस बॉडी का जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। वेट विल बी इक्वल टू mg, है ना। और यही फोर्स के अगेंस्ट तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे वेट mg है तो हम इसको उठा करके रख रहे हैं, तो जो वेट mg है वही तो नीचे लग रहा है, और हम उसी के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। तो
GPE मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और कितना डिस्टेंस जा रहा है, h। अब ध्यान से देखिएगा, जो ग्रेविटी लग रहा है वो नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर आ जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। और मैंने आप लोगों को बताया है कि cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1। तो जब हम यहाँ पे -1 लगा देंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा mgh। मतलब कि जब भी किसी बॉडी पे हम बॉडी को h हाइट से जब हम रेज करते हैं तो उस केस में जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh के इक्वल होता है। और यहाँ पे हम किस फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट केस में, जैसे हमारे पास ये स्प्रिंग है और जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे होंगे तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, अपनी इलास्टिसिटी की वजह से उस स्ट्रेच को या कॉम्प्रेस को क्या कर रहा होगा, रेजिस्ट कर रहा होगा कि नहीं मेरे को कॉम्प्रेस मत करो, नहीं मेरे को एक्सटेंड मत करो, फिर भी हम कर रहे होंगे तो हम उस इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वही जो होगा वो हमारा क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसका डिराइवेशन भी आप लोग को बता दे रहे हैं कि हम लोग कैसे एक स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान ले रहे हैं कि ये हमारा स्प्रिंग है और हमने इसको x डिस्टेंस से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, तो इस केस में जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जिसके अगेंस्ट हमने क्या किया, वर्क डन किया। तो अगर हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि हम उसको कितना कॉम्प्रेस किए या हम उसको कितना स्ट्रेच किए। फॉर एग्जांपल अगर आप रबड़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपने हाथ पे मारिए तो कम चोट लगेगा, उसी रबड़ को आप थोड़ा सा दूर रख करके पीटिए तो आपके हाथ पे ज्यादा ये आएगा, फोर्स आएगा। इट मीन्स कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब कि हम कितना उसको स्ट्रेच या कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, F इज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा लिखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू -x, क्योंकि अगर हम लोग अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, अगर हम बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नया फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या, अगर हम किसी भी मटेरियल में 1 मीटर का स्ट्रेच करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं उस टाइम जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा वही उस मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। जैसे अगर हम आयरन को 1 मीटर के लिए स्ट्रेच करें और हम रबड़ को 1 मीटर के लिए स्ट्रेच करें तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स कौन क्रिएट करेगा, ऑब्वियस है स्प्रिंग। ठीक है, तो वही जो कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, के से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। मतलब हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, रिस्टोरिंग फोर्स developed in a spring of given material by 1 मीटर। तो जब हम किसी भी स्प्रिंग को 1 मीटर से स्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम जो उसका रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वही आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। समझ में आया। इस केस में जब हमारा स्प्रिंग जब होता है तो जब हम इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो उसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, मैं लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इसका इक्वल होता है 1/2 kx स्क्वायर।
ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी स्प्रिंग में x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट दें तो उस केस में उस टाइम जो उसका पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा वो कितना होगा 1/2 kx²। और ये जो k होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ये जो k हमेशा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वो किस में दिया हुआ रहेगा, न्यूटन पर मीटर। तो आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हमारा जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा मान ले रहे हैं ये प्लस चार्ज है, हम दूसरा प्लस चार्ज को अंदर की तरफ ला रहे हैं, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन हम फिर भी इसको अंदर लाएंगे तो हम लोग जो नेचुरल इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब हम नेचुरल इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो इस चार्ज में जो स्टोर्ड होगा एनर्जी उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब समझिए नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो होप सो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया होगा। तो हम लोग को दो ही पोटेंशियल एनर्जी को अपने को याद रखना है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया था mgh, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था, वो आया था 1/2 kx²। इसका अपने को याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का वो आता है काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है कि जब भी किसी बॉडी में मोशन हो, मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी हो, तो जब भी कोई बॉडी के पास वेलोसिटी होता है तो उस वेलोसिटी की वजह से जो वो एनर्जी पोस्ट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और उसका वैल्यू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। ठीक है, मतलब कि जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान ले रहे हैं कि एक बॉल है जिसका मास 2 kg है और वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दूसरा बॉल है जिसका मास 4 kg है और ये भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो 2 kg वाला बॉडी होगा वो कम काइनेटिक एनर्जी पोज करेगा, और ये जो 4 kg वाला ये होगा बॉक्स होगा या बॉल होगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोज करेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसका ये जो काइनेटिक एनर्जी जो क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इनफैक्ट दुनिया का हर एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, मतलब जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनका जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा जूल ही होता है, और जो वो सारे क्वांटिटी होते हैं वो सारे स्केलर क्वांटिटी ही होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं उन सब जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो मोमेंटम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू वॉट, मास इंटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वॉट, 1/2 mv²। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा m का स्क्वायर v का स्क्वायर। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P²/m²। अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, v² का वैल्यू क्या आया है, P²/m²। तो ये एक m कैंसिल हो जाएगा, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यही तो होगा। तो जब हम मोमेंटम से रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू 2m/√ काइनेटिक एनर्जी। यही रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का 4 टाइम्स बढ़ जाए तो उसका मोमेंटम कितना टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, क्योंकि देखिए उसके रूट के साथ वो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आई होप आपको रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है एग्जैक्टली क्या है कि जब भी हम किसी बॉडी में वर्क करेंगे, वर्क मतलब यहाँ पे वर्क हम क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस
वर्क डन बाई, ओके हम लोग ऐसे ही लिखते हैं अभी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम लोग कुछ भी काम करेंगे किसी बॉडी में तो वो किसके इक्वल होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मान ले रहे हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसका वेलोसिटी क्या है अभी u, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2m u स्क्वायर जो होगा ये इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर हम इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2m v स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो cos 0 का वैल्यू 1 ही लेंगे, तो F इंटू एस। ठीक है, तो F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू एस। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये एस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड मोशन जो फॉर्मूला है, थर्ड मोशन फॉर्मूला, थर्ड मोशन फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारा जो s निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर। तो 1/2m वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अभी तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर, और m यू स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये आ गया आपका जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो मतलब हम लोग किसी भी बॉडी में जो वर्क डन करते हैं वो किस चीज के इक्वल होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये होता क्या है, ये होता ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब हम एनर्जी के फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना ही हम नया एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग नया एनर्जी को, किसी पुरानी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि एनर्जी का जो एक फॉर्म है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पर नया एनर्जी हम लोग के हाथ में नहीं है उसको क्रिएट करना या पुराने एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना। हम लोग बस एक फॉर्म, जैसे हमारे पास विंड चल रहा है तो हमने विंड मिल लगा दिया, तो वो उस विंड मिल के चलने से जनरेटर चला जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिला। तो हम लोग के पास एक डिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। That means we are not the energy creator nor the energy destroyer, we are only the transformer, कि हम लोग एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हम लोग जो किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होता है किसी भी बॉडी में, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो किस चीज के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कर दे तो वो अपने को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। अब इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव आ जाए और मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव आ जाए, अगर मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव है मतलब कि वो जो स्टोर्ड एनर्जी है
वो एक अगर वो निगेटिव आ जाए मतलब जो एनर्जी है वो एक स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो पॉजिटिव आ जाए इट मीन्स कि वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं काइनेटिक फॉर्म में, मतलब वो मोशन में है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगर हम लोग बात करते हैं इसके डिराइवेशन की, इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, तो हम लोग इसके लिए मान ले रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट ए पे है और वो वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन था बी और फाइनल पोजीशन था सी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, हम लोग ऐसा लिख दे रहे हैं एट पॉइंट ए, इसका वेलोसिटी क्या है ए पे 0 है, हाइट क्या है h है। तो हम लोग अगर इस केस में सम ऑफ एनर्जी की बात करेंगे या टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी एट ए की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh, मतलब ये जो टोटल एनर्जी आया वो आपका mgh आया। उसी तरीके से अगर हम लोग टोटल एनर्जी एट बी की बात करेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे यही करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा 1/2m vb² प्लस क्या हो जाएगा आपका mgh, मतलब हाइट ऑफ बी। ये जो हाइट ले रहे हैं वो हम लोग रेफरेंस लेवल से लेंगे, ठीक है। तो 1/2m vb², तो अपने को vb² चाहिए होगा, तो उसको हम लोग साइड में फाइंड कर लेते हैं पुट करने के लिए। तो vb² इज इक्वल टू u² प्लस कितना हाइट आ रहा है 2g, हाइट कितना है आपका, ये हाइट है x डिस्टेंस आया तो इसको हम लोग लिखेंगे 2gx, क्योंकि मोशन का थर्ड फॉर्मूला होता है ना v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। तो यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस आया है x डिस्टेंस आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x लिखे। और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट से आ रहा है, तो vb² क्या हो जाएगा आपका 2gx हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2m vb² का वैल्यू 2gx प्लस mgh, hb का हाइट कितना है h-x, ये हो जाएगा h-x। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो ये mgx और ये mgx कैंसिल आउट, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा mgh। मतलब आप ध्यान से देखिए, जो टोटल एनर्जी एट ये ए था वो भी mgh था, जो टोटल एनर्जी एट बी था वो भी क्या था mgh था। अब हम लोग निकाल ले रहे हैं टोटल एनर्जी एट सी, ठीक है। अब हम लोग निकाल ले रहे हैं टोटल एनर्जी एट सी, तो वो भी होगा काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी के होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2m वेलोसिटी एट c² प्लस, अब यहाँ पे हाइट आकर के क्या हो जाएगा सी पे 0, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 0, मतलब वो किसके इक्वल है 1/2m vc²। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा vc² को हम लोग क्या लिख सकते हैं u² प्लस 2gh, h की जगह पे ये पूरा का पूरा आ गया है नीचे, तो हम यहाँ पे h ही लिख देंगे। और u क्या था आपका 0, तो जो vc² होगा वो क्या होगा, वो 2gh हो जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं 1/2m इंटू 2gh, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा mgh। तो आप ध्यान से देखो कि टोटल एनर्जी जो एट ए है वो भी mgh के इक्वल है, टोटल एनर्जी एट जो बी है तो वो भी mgh के इक्वल है, टोटल एनर्जी एट सी है वो भी किस चीज के इक्वल है mgh के इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। यही तो है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, भले वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए। लेकिन हम जब ये डिराइव कर रहे थे तो हमने क्या, किस चीज को, क्या सपोजिशन है हमारा, हमने ये सपोजिशन माना कि ये पूरा वैक्यूम में गिर रहा है,
क्योंकि अगर जब उसमें एयर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग ले लेंगे तो शायद हमारा इक्वेशन जो होगा वो बहुत अलग होगा और वो शायद थोड़ा टिपिकल हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ मान लिया कि इस ये बिना ये जो यहाँ पे जो स्पेस है वो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई एटमोस्फेयर नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पावर। तो एनर्जी से रिलेटेड ये जो सारी बातें थी मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू।